बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन चुके हैं और आज उन्होंने तीन बड़े अहम जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं। क्या राना सनाउल्लाह पर पंजाब में पाबंदी लगने वाली हैं? इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने उन ऑफिसर्स के जो लिस्टें बनाई थी उन लिस्टों का क्या करना है और ये भी ज़राए बताते हैं कि बनीगाला से वो लिस्ट जो हैं वज़ीर आला हाउस पहुंचा दी गई हैं। उनमें कौन कौन अफराद शामिल हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स शामिल हैं और इस तरीके से उनके साथ क्या कार्रवाइयाँ वो कर सकते हैं। तीसरी तरफ ये भी बड़ा अहम सवाल है कि इमरान खान के साथ जो 25 जुलाई को किया गया जब वो एहतजाज के लिए निकल आए थे, तो उन ऑफिसर्स में से कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी थे जो कि उन्होंने अहकामात नहीं माने, तो उनको उस वक्त मअतल भी किया गया था और कुछ को आज वफाकी हुकूमत ने एक अहम तकर्रुरी की है, ट्रांसफ़र आप समझिए, या DGFIA की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया। और ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म अदूली नहीं की। एक ऐसा हुक्म कि इमरान खान पर केस बनाया जाए, तोशा खाना के हवाले से 40 अरब का जो फ़रक गोगी का केस है वो भी इमरान खान पर बनाया जाए। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फ़ैसला किया कि भाई इस पर इमरान खान का तो कोई सामने किरदार ही नहीं आता, इमरान खान का कोई डायरेक्ट लिंक इनके साथ नहीं आता, तो मैं कैसे इस पर ये केस बना सकता हूँ। इस बुनियाद पर शहबाज शरीफ ने उनको रवाना कर दिया। खैर, इस पर भी मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो पंजाब के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अब वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो क्या करने वाले हैं। उनको इमरान खान से मुलाकात जो हुई है, ये मुलाकात कितनी अहम है और इस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं जो आज परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में ये भी बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान को ये एश्योरिटी दे दी है कि जनाब, जिस दिन आप कहेंगे कि मैं इस ओहदे से हट जाऊं, उसी दिन मैं हट जाऊंगा, लेकिन मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी। जब तक आप हमें इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और हमारी जो नज़रियाती जो इख्तिलाफ है वो नहीं आता, तो हम एक दूसरे को इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये बाकायदा तौर पर परवेज़ इलाही ने उनको कहा। दूसरी तरफ ये भी अश्योरिटी दी है कि जब जिस दिन आप कहेंगे असेंबलियों को तहलील किया जाए, मैं असेंबलियाँ भी तहलील कर दूंगा। तीसरी तरफ ये भी अश्योरिटी दी है कि जो वज़ीर आप कहेंगे, जिस तरीके से आप कहेंगे, उनको भी मैं लगाऊंगा। और तीसरी तरफ उनने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आप जो चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी चाहती है, जो आपका विजन है, उसी विजन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के मुताबिक काम भी होगा। ये चार चीज़ें उन्होंने अश्योरिटी दे दी हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनसे कोई गैर कानूनी काम भी कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अब तीन चीज़ें आज जो बड़े अहकामात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि शायद राना सनाउल्लाह को पंजाब में इस पर पाबंदी आयद करेंगे। इसी डर से राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। अब उस बात पर आने से पहले ज़रा इस चीज़ को समझते हैं कि गवर्नर राज क्या ये वफाकी हुकूमत लगा सकती है। तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं लगा सकती, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। बड़ी ठोस वजह है। वो वजह इसलिए ये और बड़ी अहम है कि जब तक आप प्रोविंशियल असेंबली से, जब तक आप सूबाई असेंबली से ये बिल नहीं पास करवाते कि गवर्नर राज लगना चाहिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, सूबाई असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही पलड़ा बारी है। एक और बड़ी अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि फिर राना सनाउल्लाह ने ये बात क्यों की है। इन्होंने इस बात इस तनाजुर में की है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पावर भी है, हालांकि इनके पास अब कोई पावर नहीं है। इस्लामाबाद की हदूद तक पावर है। 18वीं तरमीम जो आसिफ अली जरदारी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खास तौर पर तोहफा है, उसके मुताबिक या तो फिर कोई गैर आइनी काम आप करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से दिखेला जाएगा, जिस तरीके से आपने डिप्टी स्पीकर से गैर आइनी रूलिंग दिलवाई थी,
تو پھر آپ کر سکتے ہیں غیرانی، لیکن اس کے لیے بھی عدالتیں موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن موجود ہے، آپ وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب ایک اور اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پنجاب پر رانا ثناءاللہ کی پابندی لگنے والی ہے؟ میرے خیال میں اس طرح کے سٹیپس ہے گریز کرنا چاہیے حکومت کو، اور وجہ بتاتا ہوں آپ کو، اس لیے کیونکہ اگر آپ بھی یہی کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی یہی کیا تھا، تو میرے خیال میں آپ دونوں میں کوئی فرق پھر نہیں رہے گا، دونوں پھر ایک کیٹیگری کے ہوں گے۔ وہ تو خود کو جمہوری کہتے ہیں مگر ان میں جمہوریت نہیں ہے، آمریت کی پیداوار ہے، جنرل ضیاء کے گود سے پلنے والے ایک جماعت ہے، اور جمہوریت کی بات کرتی ہیں تو یقین جانیے میں ہنستا ہوں، میں بلک بلک کر پھوٹنے لگتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یار یہی لوگ تھے جو آمریت کے ذریعے سے پاکستان پر حکمرانی کرنے آئے تھے، اور پھر یہ ہمیں آج بتاتے ہیں کہ جناب نہیں، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، پھر عدالتوں کو نہیں مانتے، اپنی مرضی کے فیصلے نہ آئے تو تنقید یا چڑھاوے کرتے ہیں، اپنی مرضی کے وہ فیصلے نہ لیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ انصاف کہاں کی انصاف ہے، پھر مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، یہ جوڈیشل جو مرڈر جس طریقے سے ہے وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح یہ جوڈیشل مرڈر ہے۔ 63A مکمل طور پر واضح ہے، سپریم کورٹ نے اپنا موقع فراہم کیا، لیکن ان کے وکیلوں میں، اور بیچارے وکیلوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل کوئی بنتی نہیں ہے، اب ان کو خیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو رانا ثناءاللہ کا ایک پرانا کیس ہے، اور وہ کیس ہے جناب سانحہ ماڈل ٹاؤن کا، آپ کو یاد ہوگا، اس پر حکومت شاید دوبارہ ری اوپن کر رہی ہے، اور یہ آج میرے دو بڑی اہم شخصیات سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس حوالے سے کچھ ڈائریکشن آئی ہے، اور مونس الہی نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ابھی ہم وہ اوپن کریں گے، آج تو ان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا، تو مونس الہی صاحب جو ہے وہ ان نے بھی این دیا، اور میرے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف وہ کیس دوبارہ اوپن ہوگا، اور وہ بڑا اہم کیس بھی ہے، اور اس میں ڈائریکٹلی رانا ثناءاللہ انوالو بھی ہے، میرے ذرائع کی